बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको खैर व आफ़ियत से रखे। आज हम देखेंगे कि एंटी डिप्रेसेंट्स यानी वो दवाइयाँ जिनसे डिप्रेशन का इलाज किया जाता है कितनी किस्म की होती हैं, या इनको उनकी खसूसियात के एतबार से कितने ग्रुप्स या क्लासेस या कैटेगरीज़ में जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो आजकल आम है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोग जो हैं वो घरेलू मसाइल की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो कुछ लोग रोज़गार के ना होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। गर्ज़ के बहुत सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और ये भी याद रखें कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार ज़रूर होता है। अब वो उस डिप्रेशन से कैसे निकलता है, कैसे डील करता है, कैसे कोप करता है, कैसे बचाव करता है, कैसे अपने आप को निकालता है, ये एक अलग बहस है। बहरहाल हम इसकी तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा तो असल मौजू जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स यानी एंटी डिप्रेसेंट्स की जो हैं वो क्लासिफिकेशंस या टाइप्स या ग्रुप्स हैं जिन पे आज हमने बात करनी है। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएँ तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ये नॉलेज जो है वो दूसरों तक भी पहुंच सके। हम बात कर रहे थे एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन या ग्रुप्स की। डिप्रेशन इंसान के दिमाग की केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री से मेरी मुराद है कि इसमें मौजूद केमिकल्स के लेवल्स को मुतासर करता है और दिमाग की फंक्शनिंग पर असरानंदाज होता है, उसके अफ़आल पर असरानंदाज होता है। एंटी डिप्रेसेंट्स दिमाग में मौजूद उन केमिकल्स के लेवल को ठीक करती है और ब्रेन की फंक्शनिंग या अफ़आल को दुरुस्त तरीके से काम करने में मदद देती हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स को इस बुनियाद पर मुख्तलिफ़ क्लासेस या ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है कि वो दिमाग की केमिस्ट्री को किस तरह मुतासर करती हैं, यानी उनका दिमाग में मौजूद केमिकल्स जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं उनके लेवल को कैसे ठीक करते हैं और दवाई का अपना असर दिखाने का तरीक़ाकार क्या है। क्योंकि हर न्यूरोट्रांसमीटर की साख्त और बुनियादी ढांचे में फ़र्क होता है। एंटी डिप्रेसेंट्स के 5 बड़े और बुनियादी ग्रुप्स हैं, जबकि उसके अलावा और भी बहुत से छोटे छोटे ग्रुप्स हैं लेकिन वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते। हर ग्रुप का अपना फ़ायदा, अपना नुकसान है, अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अपने रिएक्शंस हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की दवाइयाँ दी जाती हैं जिनका इन्हिसार उनके मर्ज़ की नौइयत, मर्ज़ की शिद्दत और उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त यानी उनकी इम्यूनिटी को देख कर किया जाता है। डिप्रेशन में 3 बुनियादी किस्म के केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया, केमिकल से मेरी मुराद होगी, मैं जहाँ भी केमिकल का वर्ड यूज़ करूँगा उससे मेरी मुराद होगी कि न्यूरोट्रांसमीटर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इंशाल्लाह फिर अगेन किसी न किसी लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या होते हैं। तो डिप्रेशन में मैं बात कर रहा था, डिप्रेशन में 3 बुनियादी किस्म के केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। जो डोपामीन, इनमें जो पहला न्यूरोट्रांसमीटर है वो डोपामीन कहलाता है। दूसरा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सेरोटोनिन और तीसरा नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जाना जाता है। डोपामीन डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, हैप्पीनेस वगैरह को रेगुलेट करने में अपना किरदार अदा करता है। सेरोटोनिन जो है वो मूड, भूख, स्लीप, मेमोरी, एटीट्यूड एंड सेक्सुअल जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं उनको कंट्रोल करता है। जबकि तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर जो नॉरएपिनेफ्रिन कहलाता है, ये कंसंट्रेशन, मोटर फंक्शनिंग, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यानी ये जो मैंने न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्कस किए हैं जिनमें
डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन है। ये जो मैंने अभी इनके जो फंक्शंस हैं वो डिस्कस किए हैं, ये उनको कंट्रोल करते हैं। डिप्रेशन के मरीज़ों के दिमाग के सेल्स में इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल कम हो जाता है। ये मैं एक वजह बयान कर रहा हूँ कि डिप्रेशन क्यों होता है। तो उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो दिमाग के खुलिये होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हो जाता है और एंटी डिप्रेसेंट्स अपने मखसूस तरीक़ों से, अपने मखसूस मेकानिज़म से, अपने मखसूस मेकानिज़म ऑफ एक्शन से एक या एक से ज़्यादा जो दिमाग के सेल्स होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके लेवल को बढ़ाता है। यानी जो उसकी वजह हमने सबसे पहले डिस्कस की कि डिप्रेशन होता क्यों है, क्योंकि दिमाग के मखसूस जगहों पर, मखसूस खुलियों में, मखसूस हिस्सों में जो कि मूड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन दिमाग के हिस्सों में, उन खुलियों में, उन सेल्स में, उन न्यूरॉन्स में डोपामीन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करती हैं, उन खुलियों में, उन सेल्स में, यू कैन से के न्यूरॉन्स में, उन जगहों पर जो मूड से रिलेटेड हैं, जो मूड को कंट्रोल करती हैं, उनमें इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को बढ़ा देते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट की मुख्तलिफ़ क्लासेस या ग्रुप्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस ग्रुप की जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशन के मरीज़ों के इलाज के लिए। इस ग्रुप को सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के नाम से जाना जाता है, यानी इसको इन शॉर्ट जो है वो SSRIs भी कहा जाता है। SSRIs का काम ये है कि ये सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर जो दिमाग में जज़ब हो जाते हैं, जो ज़ाया हो जाते हैं, उनकी ऑब्जर्प्शन को, उनके जज़ब को रोकता है। क्यों? क्योंकि जब वो जज़ब हो जाते हैं या वो ख़त्म हो जाता है या ज़ाया हो जाता है तो उससे दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम हो जाता है। तो SSRIs क्या करते हैं, उनके जज़ब को रोकते हैं, जिसकी वजह से ताकि उनकी मिकदार जो है मतलूबा खुलियात में, मतलूबा ब्रेन के जगहों पर या मतलूबा न्यूरॉन्स में उसकी सेरोटोनिन की जो लेवल है उसको बढ़ाया जा सके। SSRIs उस वक्त भी समटाइम इस्तेमाल की जाती हैं जब दूसरी दवाएं जो हैं वो या काम ना कर रही हों या उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएं। दवाइयों का ये ग्रुप जो है, ये जो SSRIs कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ये 1970s में तैयार किया गया। डिप्रेशन की दूसरी दवाइयों के मुकाबले में SSRIs के साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें वॉमिटिंग, इंसोम्निया यानी पुअर स्लीप, नर्वसनेस, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग वगैरह जो है वो हो सकती है। SSRIs को बाज़ औक़ात दूसरे नफ्सियाती अमराज़ के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन SSRIs को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मरीज़ों को ट्रीट करने के लिए, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के मरीज़ों को ट्रीट करने के लिए, ईटिंग डिसऑर्डर के मरीज़ों को ट्रीट करने के लिए, और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जो एक सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग है उसके मरीज़ों को ठीक करने के लिए भी आप सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी SSRIs का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के दूसरे ग्रुप की तरफ, जिसको हम सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर के नाम से जाने जाते हैं और इसे शॉर्ट वे में SNRIs भी कहा जाता है। SNRIs का वही तरीका है ट्रीटमेंट का जो SSRIs का था। SSRIs यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर थे और SNRIs से मुराद है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। SSRIs सिर्फ सेरोटोनिन के जज़ब को रोकती थी, जबकि SNRIs जो हैं वो दो न्यूरोट्रांसमीटर यानी सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के जज़ब को या ऑब्जर्प्शन को रोकती हैं और उसकी मिकदार मतलूबा जगहों पर जो है वो बढ़ा देती है। SNRIs के भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जिनमें ड्रॉजीनेस, फटीग यानी थकावट, ड्राई माउथ मुंह का खुश्क हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह जो है वो शामिल है। उसके अलावा SNRIs जो हैं वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए भी मुफीद हैं,
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट भी इनसे की जाती है, सोशल एंजाइटी की ट्रीटमेंट भी जो है वो इससे की जा सकती है। उसके अलावा कुछ SNRIs जो हैं वो पुराने दर्द या यू कैन से कि क्रॉनिक पेन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। तीसरी किस्म का जो की कैटेगरी है एंटी डिप्रेसेंट्स की, दैट इज़ कॉल्ड ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। दवाइयों का ये ग्रुप बहुत पुराना है जो कि 1950s की दहाई में वजूद में आया। इसका जो नाम है बेसिकली ट्राईसाइक्लिक, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राईसाइक्लिक जो इसका नाम है इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर रखा गया, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें एटम के 3 रिंग्स जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं उन पर मुश्तमिल होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो एटम के 3 रिंग्स के ऊपर जो मुश्तमिल है, जो रिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी SSRIs और SNRIs की तरह ही काम करती है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये 2 न्यूरोट्रांसमीटर के जज़ब को रोकने की बजाय 3, क्योंकि SSRIs जो है वो सिर्फ सेरोटोनिन के जज़ब को रोकती थी या अब्जॉर्प्शन को या रीअपटेक को रोकती थी, और SNRIs जो है वो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को रोकती थी, जबकि जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और उनके साथ साथ एसिटाइल कोलाइन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है उसके रीअपटेक को भी रोकती हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के इस्तेमाल से जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है, ब्लरी विजन हो सकती है यानी धुंधला धुंधला नज़र आना, ड्रॉजीनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, और वेट गेन यानी वज़न का बढ़ना वगैरह शामिल है। कुछ लोगों में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से दिल की धड़कन में कमी बेशी हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और दौरे वगैरह भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्रॉनिक पेन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है। बहुत पहले ये बच्चों में ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन चूँकि इनके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा थे इसलिए बच्चों में इसके इस्तेमाल को रोक दिया गया, क्योंकि उसकी एक वजह यह भी थी कि इससे बेहतर दवाइयाँ जो थीं वो ADHD के इलाज के लिए मार्केट में आ चुकी थी। इस वजह से ADHD के इलाज में और स्पेशली इन बच्चों में जो था वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के इस्तेमाल को रोक दिया गया था। अब आ जाती है एंटी डिप्रेसेंट के चौथे ग्रुप की तरफ, जिसको हम मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। ये एंटी डिप्रेसेंट भी पहली बार 1950s की दहाई में तैयार की गई थी। इसका काम मोनोमाइन ऑक्सीडेज जो कि एक एंजाइम है उसके अमल को रोकना था। ये जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज है ये करता क्या था, ये मोनोमाइंस को तोड़ता था, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो थे वो डेवलप नहीं हो पाते थे या ज़ाया हो जाते थे। तो इस जो कि मूड को रेगुलेट या कंट्रोल करते थे, इनकी मकदार को बढ़ने में मदद देता है। जब इसके तोड़ फोड़ को रोक दिया जाता था मोनोमाइंस के, तो वो क्या होता था कि फिर उसके नतीजे में वो न्यूरोट्रांसमीटर जो मूड को रेगुलेट करते थे या कंट्रोल करते थे उनकी मकदार जो थी वो सेल्स में बढ़ जाती थी। अब मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के इस्तेमाल से भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें नोज़िया, डिजीनेस, ड्रोजीनेस, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया वगैरह शामिल हैं। इन तमाम साइड इफ़ेक्ट्स और रिस्क के बावजूद मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स अगोराफोबिया, सोशल एंजाइटी, बुलिमिया नर्वोसा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और बाइपोलर डिप्रेशन के इलाज के लिए भी मुफीद समझी जाती हैं। यहाँ तक कि जब दूसरी एंटी डिप्रेसेंट जो हैं वो डिप्रेशन के इलाज में नाकाम हो जाती हैं तो इसे इस्तेमाल करने का ऑप्शन मौजूद होता है। उससे मुराद ये है कि ये वहाँ भी फ़ायदा दे सकती हैं जहाँ पर दूसरी एंटी डिप्रेसेंट जो है वो फ़ायदा नहीं देती। आखिरी जो है वो एंटी डिप्रेसेंट का ग्रुप जो है वो है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स पर काम करके डिप्रेशन को रोकती है, लेकिन इसका तरीका जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो बाकी एंटी डिप्रेसेंट्स से कुछ मुख्तलिफ है। ये ब्रेन की केमिस्ट्री में तब्दीलियाँ करती है जो कि मूड को कंट्रोल करने और ठीक रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, इंसोम्निया, नोज़िया,
वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरी विजन, वेट गेन और सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग वगैरह जो है वो हो सकती हैं। तो ये बेसिकली 5 ग्रुप्स मैंने आपको बताए हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के, या इसको आप क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स की, क्लासेस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स भी कह सकते हैं। कोई भी आप इम्तिहान में अगर सवाल आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स लिखें या क्लासेस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स लिखें या ग्रुप्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स लिखें, तो उससे मुराद यही जो 5 ग्रुप हैं वही हैं जिनमें सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर यानी SSRIs, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स यानी SNRIs, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, उसके अलावा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जो हैं वो शामिल है। इन तमाम एंटी डिप्रेसेंट, जैसा कि मैं आपको शुरू में लेक्चर के शुरू में बता चुका हूँ कि इन तमाम एंटी डिप्रेसेंट्स का अपना अपना मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। ये कैसे रिकमेंड की जाती हैं, ये पेशेंट के मर्ज़ की नौइयत, उसकी शिद्दत, उसके तरीक़ाकार, दवाई के तरीक़ाकार और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनकी खसूसियात को देखते हुए ये रिकमेंड की जाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स पे था। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में हाज़िर होंगे दोबारा एक नई वीडियो के साथ। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हम दूसरों तक भी ये नॉलेज पहुंचता रहे और हम जो है वो भी मोटिवेट हो जाते हैं। जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि आप हमारा जो नॉलेज है वो फ्रूटफुल है, वो किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।